प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोल रहे हैं आज? चलिए बढ़िया। हमारी चर्चा यहाँ द्रव्य संग्रह की 13वीं गाथा के संदर्भ में गुणस्थानों की चर्चा चल रही है। 13वीं गाथा का एक बार पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंती तह सुथनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धा हो सुथनया। यहाँ जीवों को अशुद्ध नय की अपेक्षा से मागना वाला और गुणस्थान वाला कहा है। उस संदर्भ में गुणस्थानों का स्वरूप संक्षेप में हम लोग समझ रहे हैं। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान 14 होते हैं और इन 14 में से हम 7वें पे आ गए हैं। सभी आ गए 7वें गुणस्थान में? 7वें तक पहुंच गए हम पढ़ाई में पहुंच गए। दूंगी मैं एक बार थोड़ा वो क्या अभी क्या ये थोड़े लिख रही हूँ ना मैं, तो कभी कभी कुछ आगे पीछे करेक्शन करती रहती हूँ, इसलिए मैं भी आप लोगों को दे नहीं रही हूँ। हाँ वो तो मैंने दे दिया, लेकिन वो क्या होता है कुछ कुछ फिर मैं कभी कभी ऐड और भी कुछ चीज ऐड कर देती हूँ, वो इसलिए मैं भी आप लोगों को पूरा नहीं दे रही हूँ। वो लिखते लिखते कभी कभी माइंड में और कुछ भी बात आती है इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद जो अभी क्लास चल रही है और आप जैसे क्लास में लिखते थे पहले जब नोट्स नहीं होते थे, तो आपको जो लिखना है वो आपको लिखना ही है, क्योंकि अभी यहाँ फ्लो में जो चलता है हो सकता है वो उस समय उसमें लिखते टाइम नहीं आ पाए। तो आप ऐसे नोट्स के भरोसे कुछ छोड़ना नहीं है आपको जो चीज आपके हिसाब से लग रही है वो आपको लिखनी ही है। तो आज हम पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आज हमें देखेंगे, अभी 7 गुणस्थान की बात अपनी हो गई, 7वें की कुछ बाकी वो भी हो जाएगी। किस कर्म के उदय से कौन सा गुणस्थान होता है, आज हमको कर्म का उदय देखना है मुख्यतः। ऐसा नहीं है कि उस गुणस्थान में केवल उस एक ही कर्म का उदय है, लेकिन यहाँ श्रद्धा और चारित्र गुण की मुख्यता से गुणस्थान बन रहे हैं, और श्रद्धा और चारित्र गुण को घातने वाले कर्म ये मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, तो उसकी अपेक्षा से हम यहाँ कर्म का उदय का निमित्त देख रहे हैं कि किस कर्म के उदय के निमित्त से कौन सा गुणस्थान कहा जा रहा है, उदय की मुख्यता के निमित्त से। तो पहला गुणस्थान किस कर्म की निमित्त से कहा जाता है, पहले गुणस्थान का नाम बताना है और उसमें निमित्त बताना है। बोलिए नीतू, अभी बोलिए। और उदय, कर्म का उदय, कौन से कर्म का उदय है? मोहनीय का तो सब में ही चल रहा है,
कौन से मोहनीय का? नहीं, आपका आंसर ऐसे गलत नहीं है, लेकिन ये तो समझ लो बड़ा मतलब पर्टिकुलर वो चाहिए। मोहनीय तो सब में ही चलेगा, आगे तक मोहनीय कर्म चल रहा है, 10वें गुणस्थान तक मोहनीय कर्म है। तो पहले गुणस्थान में कौन सा कर्म है? बोलिए मीनू दी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। बोल रहे हैं मीनू दी? हाँ हाँ हाँ, तो उदय में मुख्य रूप से हम बोलेंगे मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से। पहला गुणस्थान कौन से कर्म के उदय से है? मिथ्यात्व नामक दर्शन, अनंतानुबंधी के उदय से फिर आगे कहेंगे ना, इसलिए अभी यहाँ केवल मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व है तो आगे के सारे हैं ही, फिर अनंतानुबंधी भी है, प्रत्याख्यान भी, प्रत्याख्यान भी, सभी है। जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तब तक तो और कोई जाने का सवाल ही नहीं है। तो जहां मिथ्यात्व का ही उदय चल रहा है तो आगे की कक्षाएं तो वहां है ही है। इसलिए पहला गुणस्थान किस अपेक्षा से कहा जाएगा? मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय की मुख्यता से, मुख्यता से। बाकी तो सारे ही कर्म उदय में है ही वहां पे भी, लेकिन मुख्य रूप से। अभी दूसरा गुणस्थान, उसका नाम और उसमें कौन सा कर्म का उदय निमित्त है। बोलिए वर्षा भाभी। दूसरे गुणस्थान का नाम। हाँ, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया आपका आंसर। हाँ, दूसरा गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, दूसरा गुणस्थान है अनंतानुबंधी के उदय की मुख्यता से। दूसरे गुणस्थान की परिभाषा में ये सारी बातें हैं। दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय की मुख्यता से कहा गया है, ठीक है। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व के उदय की मुख्यता से, दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी कषाय के उदय के मुख्यता से या उदय के निमित्त से। तीसरा गुणस्थान, उसका नाम और उसका उदय किसका है? बोलिए मीता भाभी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही मीता भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही। तीसरा गुणस्थान है सासाधन सम्यक, सासाधन मिश्र वाला। तो क्या नाम है? सासाधन है या मिश्र है या दोनों है? मिश्र है, सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, सासाधन है या नहीं है दूसरे तीसरे गुणस्थान का नाम? नहीं, सासाधन किसका नाम है? सासाधन दूसरे नंबर है। हाँ, और कर्म कौन सा है तीसरे गुणस्थान में? उसमें भी मिथ्यात्व का ही उदय है। दर्शन मोहनीय नहीं, चारित्र मोहनीय का। नहीं, अपने को ऐसे दर्शन मुनि चारित्र मुनि नाम बोलने ही नहीं है, हमको उनकी प्रकृतियों के नाम, अलग अलग प्रकृतियों के नाम बताने हैं। दर्शन मुनि चारित्र मुनि तो कॉमन हो गया। तीसरे वाले में तो मिश्र वाला है ना, उसमें दूध और दही मिश्रित। कर्म कौन सा है? कर्म, चलिए नीतू भाभी बोलिए। सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक, हाँ, बढ़िया बढ़िया। सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी। तीसरा गुणस्थान तो एकदम जो गुणस्थान का नाम है वही प्रकृति का नाम है। पहले गुणस्थान में भी जो गुणस्थान का नाम है वही उसके उदय वाली प्रकृति का नाम है। मिथ्यात्व गुणस्थान का नाम, मिथ्यात्व का उदय। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का नाम, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग अपने को रोज हम इसलिए एक एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमको अलग अलग ख्याल में आ जाए। अब है चौथा गुणस्थान, और चौथे गुणस्थान में किसका उदय है? बोलिए रेखा भाभी। रेखा भाभी, गुणस्थान का नाम और उदय।
क्या कह रहे हो आप? चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय है। हाँ, ये तो आपका गलत हो गया। हाँ, चलिए बोलिए। सब एक साथ बोल रहे हैं, मुझे किसी का भी पता नहीं चल रहा। लेकिन कुछ लोगों ने सही आंसर दे दिया है। क्या है सही आंसर? बोलिए रेखा भाभी। अब रेखा भाभी समझ में आई गलती? सही क्या है रेखा भाभी? सही क्या है आंसर? अभी आपको पकड़ में नहीं आया गलती अपनी। देखिए, चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का तो अभाव है। हम उदय पूछ रहे हैं। म्यूट हो जाइए बाकी लोग। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का तो अभाव है, उसका नाम है अविरत सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व है तो मिथ्यात्व का उदय तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ उदय पूछ रहे हैं, और उदय कहेंगे किसके उदय के निमित्त से है? तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के निमित्त से है। सम्यक प्रकृति के उदय से चौथा गुणस्थान नहीं है। सम्यक प्रकृति का उदय अकेले चौथे में नहीं है, चौथे में भी है, पांचवे में भी है, छठे सातवें में भी है। तो फिर आप कौन सा गुणस्थान कहेंगे सम्यक प्रकृति के उदय से? इसलिए अप्रत्याख्यानावरण का उदय चौथे में ही है, पांचवे में नहीं है, छठे सातवें में नहीं है। इसलिए अप्रत्याख्यानावरण के उदय से चौथा गुणस्थान जो अविरत सम्यक है वो अप्रत्याख्यानावरण कर्म के कषाय के उदय से है। समझ में आ रहा है? और सब लोग भी अपने मन में आंसर तो सोच के रखते ही हैं, तो अपना मिला लीजिए कहीं भी जो गलती हो। अभी है पांचवा गुणस्थान। नहीं, सम्यक प्रकृति बोलना ही नहीं है इसमें। सम्यक प्रकृति का उदय होता है वो शैवक्षम सम्यक्त्व में। चौथे गुणस्थान में कोई सा भी सम्यक्त्व हो सकता है। हमको उसकी गुणस्थान के स्वरूप में, परिभाषा में सम्यक प्रकृति का उसमें बताना, बाद में अलग से बताएं कि इसमें सम्यक प्रकृति का उदय भी होता है, शैवक्षमिक सम्यक्त्व यदि है तो। सम्यक प्रकृति काम आती है शैवक्षमिक सम्यक्त्व को उसका स्वरूप बताने में। चौथे गुणस्थान का स्वरूप बताने में सम्यक प्रकृति को बीच में लाना वो जरूरी नहीं है, क्योंकि शैवक्षमिक सम्यक्त्व चौथे। देखिए, चौथा गुणस्थान बनेगा तो पहली बार ही हो रहा है ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। चौथा गुणस्थान औपशमिक सम्यक्त्व में भी रह सकता है, यानी और शैवक्षमिक में भी और शायिक में भी। तो पहली बार हुआ तब तो औपशमिक हुआ, लेकिन गुणस्थान तो फिर भी बना रह सकता है ना। यहाँ ऐसे थोड़ी ना पूछा है पहली बार चौथा गुणस्थान हुआ तो अब कौन सी प्रकृति का उदय है। चौथा गुणस्थान सामान्य रूप से है अविरत सम्यक्त्व, तो वो औपशमिक सम्यक्त्व के साथ भी हो सकता है, शैवक्षमिक के साथ भी हो सकता है और शायिक के साथ भी हो सकता है। अब यदि हम ये कह दें सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से चौथा गुणस्थान होता है, तो फिर शायिक सम्यक्त्व कैसे बनेगा? शायिक सम्यक्त्व के तो उदय है ही नहीं, उनका तो क्षय हो गया है। शायिक सम्यक्त्व के ये सातों प्रकृतियां खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं जड़ मूल से। तो हमने अगर ये परिभाषा बना दी कि सम्यक प्रकृति की वजह से चौथा गुणस्थान होता है, तो शायिक सम्यक वाले के चौथा गुणस्थान कैसे बनेगा? क्योंकि सम्यक प्रकृति का उसके उदय ही नहीं आएगा, उसके पास है ही नहीं। समझ में आ रही बात? जिसके पास वो कर्म ही नहीं है, खत्म हो गया, तो शायिक सम्यक्त्व होते हैं या नहीं होते हैं चौथे गुणस्थान में? शायिक सम्यक्त्व होते हैं। रामचंद्र जी शायिक सम्यक्त्व थे, भरत चक्रवर्ती शायिक सम्यक्त्व थे, तो वो चौथे गुणस्थान में घर गृहस्थी में रहे कि नहीं? तो उनके जब सातों प्रकृतियां खत्म हो गई हैं जड़ मूल से, फिर हम ये नियम बनाएं कि सम्यक प्रकृति के उदय से चौथा गुणस्थान होता है, तो वो नष्ट की हुई प्रकृति को उदय में लाएंगे कैसे? इसलिए ये नियम बिल्कुल भी सही नहीं है। लॉजिक से भी देखा जाए तो ये नियम सही नहीं है। सम्यक प्रकृति का उदय तो चौथे, पांचवे, छठे, सातवें तक चारों गुणस्थानों में हो रहा है। सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक तो शायोक्षमिक होता है, उससे सम्यक में दोष लगता है, लेकिन गुणस्थान कौन सा बन रहा है उससे गुणस्थान का कोई संबंध, पर्टिकुलर किसी गुणस्थान का संबंध नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया सभी को?
ये तो बातें क्या है, रटने से ज्यादा याद नहीं रहेंगी, जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना बार बार में आएंगी ना अपने पढ़ने सुनने में, तब अपने आप याद हो जाएंगी, तब अपने आप समझ में आ जाएंगी। थोड़ा रिवीजन भी करें, याद करने की कोशिश करें, लेकिन ये ज्यादा समझ में तभी आती है जब बार बार में हम इनको समझ लो पढ़ते हैं या सुनते हैं, बार बार में हमारे माइंड के मतलब समझ लो वो फिरती है हमारे दिमाग में, तो अपने आप समझ में आने लग जाती है बातें। अब अपना गुणस्थान कौन सा है? पांचवा। पांचवें गुणस्थान का नाम और उसका कर्म का उदय। बोलिए शिमला भाभी। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। पांचवें गुणस्थान का नाम देश तीर्थ है और ये आवाज फिर से कट गई आवाज। देश विरत तक समझ में आया, आगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रत्याख्यानावरण के उदय से होता है। हाँ, बढ़िया। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से पांचवा देशव्रत नाम का गुणस्थान होता है। प्रत्याख्यानावरण का इसमें उदय है। अब छठा गुणस्थान, निशा आंटी। संज्वलन कसाय और नौ कसाय के उदय से होता है। कुछ रह गया, कुछ कम है, एक शब्द छूट गया, वो इम्पोर्टेंट है। प्रमाद सहित नहीं, संज्वलन कसाय और नौ कसाय के उदय से प्रमाद होने से छठा गुणस्थान। नहीं। चलिए नीलम भाभी बोलिए, नीलम भाभी बोलिए। तीव्र उदय से। हाँ, संज्वलन कसाय के तीव्र उदय से। बढ़िया। संज्वलन और नौ कषाय के तीव्र उदय से। यहाँ भी यदि हम तीव्र नहीं लगाएंगे, क्यों जरूरी है तीव्र शब्द? म्यूट हो जाइए सभी लोग। यदि हम चारों गुणस्थानों में संज्वलन कसाय। हाँ, बढ़िया, क्योंकि आगे के जो गुणस्थान हैं, आगे के 7वां 8वां 9वां, इन तीनों में भी यानी 6 से लेकर 9 तक सभी में संजुलन का ही उदय है। तो वो उदय में डिफरेंस कैसे करेंगे कि तीव्र है, मंदतर है और मंदतम है, ऐसा डिफरेंस इनमें चारों में होगा। इसलिए छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत, और ये संजुलन और नौ कषाय के तीव्र उदय से ये गुणस्थान होता है। अभी हमने केवल आज उदय उदय देखा है, फिर हम एक बार में अनुदय देखेंगे। अभी हम रिवीजन में थोड़ा थोड़ा चीज ले रहे हैं, तो अभी हम इतना देख रहे हैं कि इसके उदय से ये गुणस्थान हो रहा है। 7वां गुणस्थान, हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? बताइए, बोलिए 7वें गुणस्थान का कौन बोल रहे हैं? वर्षा भाभी, साधना जी, हाँ बोलिए बोलिए। बढ़िया। 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत, और ये संज्वलन और नौ कषाय के मंद उदय से गुणस्थान होता है। बढ़िया। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे 7वां गुणस्थान पूरा करके गमनागमन की चर्चा हम आज कर लें। देखिए 7वें गुणस्थान की में संचलन और नौ कषाय का मंद उदय, उसके कारण क्या है? उसके कारण प्रमाद का अभाव है, इसलिए इसका नाम है अप्रमत्त। लेकिन उसके साथ में इनका तो उदय है, लेकिन अनुदय किसका है कि 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय है। तो उस 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय या अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई है, उस वीतरागता के कारण पूर्ण संयम भाव भी जीवन में प्रकट है, यानी सकल संयमी वो हैं, इसलिए गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। इस गुणस्थान में आना यानी मोक्ष जाने के लिए ये छठा और 7वां दोनों गुणस्थान अनिवार्य हैं। कोई भी जीव छठे 7वें गुणस्थान में हजारों बार आए बिना मोक्ष में नहीं जा सकता, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुणस्थान है।
और पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग का गुणस्थान है। ध्यान में लीन रहने रूप ये गुणस्थान है। इस गुणस्थान में मुनिराज किसी भी तरह के प्रमाद में लीन, कोई चाहे व्यक्त प्रमाद हो चाहे अव्यक्त प्रमाद हो, किसी भी तरह से कोई भी प्रमाद उनके जीवन में नहीं होता। इस गुणस्थान के हमने 2 भाग देखे थे कल। किसी को नाम याद है? ज्योति जी, ज्योति जी सुन रहे हैं आप? हाँ, बोलिए 2 नाम। क्वेश्चन रिपीट करें तो प्लीज। 7वें गुणस्थान के 2 भाग कल बताए थे, 2 नाम। एक तो सातिशय, हाँ, और दूसरे स्वस्थान। बढ़िया। एक स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त किसे कहते हैं? बोलिए अंजू भाभी, स्वस्थान अप्रमत्त किसे कहते हैं? इसमें नियम से छठे गुणस्थान में वापस जाता है कोई। बढ़िया। जिस गुणस्थान, जिस पोजीशन में जी वापस छठे में जाते हैं, फिर 7वें में आते हैं, ऐसे छठे 7वें में जिस जगह होते रहते हैं उस पोजीशन को बोलते हैं स्वस्थान। स्वस्थान मतलब अपनी जगह ही है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही। छठे 7वें में झूलना ये तो मुनि जीवन की अनिवार्यता ही है। तो वो 7वें में आए, फिर छठे में गए, फिर 7वें में आए, फिर छठे में गए, इस तरह से अपनी ही स्थिति पे वहीं पे मेंटेन है। उसका नाम है स्वस्थान अप्रमत्त। और दूसरा जो नाम है सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त किसे कहेंगे? जिसमें श्रेणी चढ़ते हैं। हाँ, 1 मिनट, बोलो। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा हो? नहीं सही है। मनीषा भाभी, मनीषा भाभी, हाँ स्वयं प्रभा बोल रहे, बोलो। आवाज जोर से बोलो थोड़ा। हाँ ठीक है। सातिशय अप्रमत्त का मतलब क्या है कि जिस अप्रमत्त दशा से, यानी जिस 7वें गुणस्थान की जिस पोजीशन से अब छठे में नहीं जाएंगे, अब वापस कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, ऊपर 8वें गुणस्थान में, यानी श्रेणी चढ़ने के लिए जो पुरुषार्थ होगा वो जिस जगह होगा, जिस जगह मीन्स जिस अवस्था में होगा, उस अवस्था का नाम है सातिशय अप्रमत्त। जिस दशा में छठे 7वें में झूलने की स्थिति बनती रहेगी, 7वें से छठे में, छठे से 7वें में, वो दशा कहलाती है स्वस्थान अप्रमत्त। और जिस दशा में 7वें से ऊपर श्रेणी चढ़ने के लिए 8वें में जाने का पुरुषार्थ होता है, उसे कहते हैं सातिशय अप्रमत्त। श्रेणी की चर्चा भी हम करेंगे थोड़ी, कि श्रेणी किसे कहते हैं और कितनी होती है। अभी तो शब्द ऐसा आप लोगों ने सुना हुआ है ही, तो थोड़ा ध्यान रखें। बोलिए साधना जी, क्या कह रहे हैं? कल आपने बताया था कि शैक्षणिक सम्यक्त्वी जीव ये वो 7वें से ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ हाँ, उसका क्या मतलब हुआ था? यानी 7वें से ऊपर जो गुणस्थान है वो श्रेणी के गुणस्थान है। कुछ एक आध लोग अनम्यूट है, वो म्यूट कर लीजिए, आवाज क्लियर नहीं आती। फिर श्रेणी का मतलब है यानी अभी क्या है कि हमारा दर्शन मोहनीय कर्म का तो उपशम या क्षय हो गया यहाँ तक, सातिशय अप्रमत्त तक। अभी चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियां बची हुई हैं। मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंधी तो चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संचुलन और 9 नो कषाय, ये 21 प्रकृतियां बची हुई हैं। और मोक्ष जाने के लिए इनका भी अभाव करना है, तो इनके अभाव करने के लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ चाहिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए होते हैं। उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स और उस विशेष पुरुषार्थ को कहते हैं श्रेणी। और वो जो विशेष पुरुषार्थ है वो शायोक्षमिक सम्यक्त की पोजीशन में नहीं हो सकता है। शायोक्षमिक सम्यक्त है ये सदोष सम्यक्त। सदोष मतलब ये चल मल अगाड़ नाम के इसमें दोष लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि शायोक्षमिक सम्यक्त में सम्यक्त प्रकृति का उदय बना हुआ है। तो वो जब सम्यक प्रकृति का उदय बना हुआ है, और सम्यक प्रकृति है किसकी संतान, बेटी किसकी है? वो दर्शन मोहनी है।
मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो वो है अंश किसका है? अंश है वो दर्शन मोहनीय का ही है। तो वो दर्शन मोहनीय का अंश, भले ही वो बहुत हल्का अनुभाग उसका है, लेकिन वो अभी वहां उपस्थित है और उसके कारण वो परिणामों में उतनी विशुद्धता नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती है कि वो इतना पुरुषार्थ कर लें कि वो 21 प्रकृतियों को या तो दबा लें या उनको जड़ से नष्ट कर लें। ऐसा पुरुषार्थ इस शैक्षणिक सम्यक्त्व में नहीं हो सकता है। मतलब वो जीव के परिणामों में उतनी विशुद्धि आ ही नहीं पाती है। तो इसलिए उसके लिए या तो वापस से औपशमिक सम्यक करे, द्वितीयोपशम करे, या फिर और पुरुषार्थ तीव्र हो तो इन सब प्रकृतियों का, जो 7 प्रकृतियां हैं सम्यक्त्व की विरोधी, उनको जड़ मूल से खत्म कर दे, शायिक सम्यक्त्व प्रकट करे। शायक्षमिक सम्यक दृष्टि दोनों काम कर सकता है। पुरुषार्थ तीव्र हो तो शायिक सम्यक्त्व भी कर सकता है, और पुरुषार्थ हल्का है, वहां 7वें गुणस्थान में शायिक सम्यक्त्व जितना पुरुषार्थ नहीं हुआ तो वो द्वितीयोपशम करता है, श्रेणी चढ़ने के अगर उसके परिणाम हो रहे हैं तो। वरना तो 6ठे 7वें में जो चल रहा है प्रोसेस वो चलता रहता है। अच्छा, ये द्वितीयोपशम सम्यक अगर करता है तो फिर वो 11वें गुणस्थान से नियुक्त करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, जो भी द्वितीयोपशम सम्यक्ति हैं वो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, और उपशम श्रेणी चढ़ने वाले वो 11वें से नीचे आते ही हैं। वो क्योंकि अभी कर्मों को उन्होंने दबाया है, कर्मों को दबाया है, तो दबा के कर्मों को दबाई हुई अवस्था में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अरहंत सिद्ध बनने के लिए तो कर्मों का नाश करना पड़ेगा। तो वो 11वें गुणस्थान तक पहुंचकर वो वापस नीचे आते हैं। वो आएगा अपने, अभी अपन पहुंचेंगे 11वें तक, तब वो बात भी आएगी आगे। चलिए, तो हम ये दोनों में अंतर थोड़ा आप लोगों के नोट्स में भी आप लोग देख सकते हैं कि स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। तो स्वस्थान में नियम से 6ठे में आते हैं और सातिशय में 6ठे में नहीं आते हैं, ऊपर 8वें में ही जाते हैं। देखिए ऐसा ये कौन तो स्वस्थान में आता होगा और कौन सातिशय में। अपन सोचे हम तो जब मुनि बनेंगे तो हम तो सातिशय में ही जाएंगे, स्वस्थान में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये हमारे हाथ की बात नहीं है, और सभी को मोक्ष जाने के लिए सभी को स्वस्थान में भी आना, रहना जरूरी है, रहना ही पड़ेगा, और उसके बाद में सातिशय में आना भी जरूरी है। यानी दोनों ही चीजें वो मोक्ष जाने के लिए जरूरी है। पहले हजारों बार 6ठे 7वें में होना पड़ेगा, वो पोजीशन रहेगी स्वस्थान की, और फिर उसके बाद पुरुषार्थ तीव्र हुआ तो वो श्रेणी चढ़ने का अगर अंदर में परिणाम विशुद्ध हुए तो वो पोजीशन बस वो विशुद्धि ही कहलाती है, उसका नाम सातिशय अप्रमत्त है। देखिए जैसे कभी हमारी गाड़ी बंद हो जाती सर्दी के दिनों में, या वैसे भी कभी गाड़ी बंद हो गई, स्टार्टिंग ट्रबल है उसमें, तो फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, आगे पीछे थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, फिर वो एकदम से चल जाती है। जैसे बॉलिंग करने वाले पहले थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर पीछे से भागते हुए फिर आते हैं, फिर बॉल फेंकते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? मतलब वो गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे पुश करने से वो उसमें क्या कहेंगे, मतलब चलने की वो एक रफत आ जाती है। ऐसे ही हजारों बार 6ठा 7वां 6ठे 7वें में वो इस तरह से होते हैं, तब उनको वो विशुद्धि इतनी बढ़ती है, तो उनको एकदम से क्या बोलेंगे, पुशअप होते हैं वो, तो ऊपर छलांग लगाने को 8वें में जाने के लिए वो, उसके लिए वो पुशअप चाहिए। थोड़ा आगे पीछे होके मतलब जितने भी स्पोर्ट्स है ना, ये ऊंची कूद ये जो है, और कुछ भाला फेंकने वाली इस तरह की, वो पहले पीछे जाते हैं आगे होते हैं, इस तरह से होते हैं, फिर वो बहुत दूर जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी वही पोजीशन है कि 6ठा 7वें 6ठे 7वें में ऐसा पुशअप होता रहता है, और फिर वो ऊपर जाने का उनका पुरुषार्थ बढ़ता है। आवाज आनी बंद हो गई? सबको नहीं आ रही थी क्या आवाज? चलिए, वो आपके कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। हाँ, आप लोग कुछ लोग अनम्यूट रह जाते हैं तो थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो जाती है। आपका काम होते ही वापस से म्यूट कर लिया करिए। देखिए थोड़ा सा बता दीजिए, स्किप हो गया वो।
बस यही बताया था कि जीवन यानी मोक्ष जाने से पहले ये जीवन में स्वस्थान अप्रमत्त दशा भी और सातिशय अप्रमत्त दशा भी दोनों ही अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं कि कोई जीव तो स्वस्थान में रहता हो और कोई सातिशय में जाता हो, ऐसा नहीं है। मोक्ष जाने के लिए दोनों ही दशाएं, स्वस्थान वाली दशा भी और सातिशय वाली दशा भी, दोनों ही अनिवार्य हैं, होती ही हैं जीवन में। अभी में सम्यक तो कौन कौन सा हो सकता है? तो स्वस्थान अप्रमत्त में तो तीनों सम्यक तो रह सकते हैं, लेकिन सातिशय अप्रमत्त में केवल द्वितीयोपशम या शायद सम्यक भी हो सकता है। अभी पंचम काल में कौन सी दशा हो सकती है? स्वस्थान वाली या सातिशय वाली या दोनों? बोलिए सुनीता आंटी। स्वस्थान वाली, बढ़िया। सातिशय अप्रमत्त दशा अभी, हाँ ठीक है, हो गया आंसर। सातिशय अप्रमत्त दशा अभी, कुछ पूछना है? ये बहुत सारे लोग अनम्यूट रहते हैं, मैं म्यूट करती हूँ पर वो वापस चालू हो जाते हैं। चलिए, हाँ अब आ जाएगी। मैं क्या टोटली यहाँ से लॉक कर दूंगी तो हर एक को अनम्यूट फिर मुझे ही करना पड़ेगा, तो वो मुझे भी एक एक का फिर नाम देखना पड़ता है बार बार में, इसलिए मैं वो खुला रखती हूँ कि आप लोग खुद सेल्फ अनम्यूट हो सकें। लेकिन आप लोग अनम्यूट होके काम होते ही वापस से म्यूट कर लिया करिए। क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, पंचम काल में अभी सातिशय अप्रमत्त दशा नहीं हो सकती है, क्योंकि सातिशय अप्रमत्त दशा तभी होगी जब जीव श्रेणी चढ़ने वाला होगा, और पंचम काल में श्रेणी चढ़ना नहीं होता है, इसलिए पंचम काल में ये दशा नहीं हो सकती है। और बाकी एक पॉइंट इसमें लिखा है, आप लोग हो सकता है कठिन लगे, इस गुणस्थान में करण परिणाम नहीं होते हैं, और सातिशय अप्रमत्त दशा में अधय प्रवृत्त करण रूप दशा है। इसको हम आगे लेंगे, अभी आठवें गुणस्थान के साथ में बाद में लेंगे इस पॉइंट को। कल अपने काल की बात हो गई थी, सम्यक की, चारित्र की, काल की बात हो चुकी थी। कुछ विशेष अपेक्षा की बातें हैं, वो भी सब करीब करीब इसमें हो चुकी हैं। एक पॉइंट इसमें है कि इस सातवें गुणस्थान में यानी सातिशय अप्रमत्त दशा में जब श्रेणी चढ़ते हैं तो 4 आवश्यक कार्य होते हैं। श्रेणी चढ़ने के समय इस सातवें गुणस्थान में 4 आवश्यक कार्य, कौन से 4 आवश्यक कार्य हैं? कि समय समय प्रति आत्मा में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। यानी जो जीव, ये श्रेणी चढ़ने से पहले वाले जीव की पोजीशन है कि कौन सा जीव श्रेणी चढ़ रहा है, जो जीव, उसके परिणाम कैसे होंगे। ऐसे ही आके बैठे हैं अभी समझ लो, और 1 मिनट में सोच रहे हैं कि श्रेणी चढ़ लें, उस श्रेणी चढ़ने से पहले परिणाम कैसे होंगे। इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं कि हर समय समय प्रति, मतलब हर समय आत्मा में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। अनंत गुणी विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब है शुद्ध, शुभ परिणाम, वो विशुद्धता। हर समय आत्मा में अनंत अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है। देखिए कैसे बढ़ती है, अपन थोड़ा सा उदाहरण देखें कि अपन ये समझें कि हर दिन हमारे व्यापार धंधे में जो प्रॉफिट होता है, हर दिन वो 10 गुना बढ़ता है। हर दिन वो प्रॉफिट 10 गुना बढ़ता है। तो 7 दिन में कितना बढ़ेगा? समझ लो आज 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आज हुआ 10 रुपए का, तो कल 10 गुना कितना हो जाएगा? मीनू दी करते जाइए कैलकुलेशन। कल हो जाएगा 100, फिर परसों 10 गुना, वापस से 10 गुना बढ़ा तो परसों कितना होएगा? 1000। 100 में फिर से 10 गुना बढ़ेगा, 1000। फिर चौथे दिन कितना हो जाएगा? चौथे दिन 10,000। फिर 5वें दिन कितना हो जाएगा? 1 लाख। छठे दिन 10 लाख और 7वें दिन 1 करोड़। केवल 10 गुना वृद्धि हो रही है। तो आज जो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो 7वें दिन जाके 1 करोड़ पे पहुंच गया। केवल हमने लिया है 10 गुना, 10 टाइम्स। और यहाँ कह रहे हैं हर समय वो परिणामों में विशुद्धि कितनी बढ़ रही है? अनंत गुना हर समय इतनी विशुद्धि वहां उस समय सातिशय अप्रमत्त जो दशा है, उस समय उस दशा में हर समय परिणाम इतने विशुद्ध होते हैं, तब जाके वो श्रेणी चढ़ पाते हैं, चढ़ने के वो योग्य होते हैं। हर समय परिणामों में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है।
दूसरा है स्थिति बंधापसरण होता है। स्थिति बंध का अपसरण, उसका नाम है स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंध कर्मों की जो स्थिति बनती है, स्थिति का मतलब है उनका टाइम पीरियड, कितने समय के लिए वो बंध रहे हैं। कर्मों के काल की मर्यादा को, काल की मर्यादा यानी कितने टाइम तक के लिए वो हमारे साथ में रहेंगे, उसको कहते हैं स्थिति, स्थिति बंध। और स्थिति बंध में होता है अपसरण। अपसरण का मतलब है कमी। देखिए, चाहे पुण्य प्रकृतियां हों चाहे पाप प्रकृतियां हों, ज्यादा स्थिति किसी भी कर्म की अच्छी नहीं होती। केवल 3 आयु वो एक्सेप्शन है उसमें, मनुष्य देव और तिर्यंच आयु को छोड़ के, बाकी सारे कर्मों की, चाहे तीर्थंकर प्रकृति भी क्यों ना हो, जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं, साता वेदनीय है, उच्च गोत्र है, जो भी पुण्य प्रकृतियां हैं, सभी पुण्य प्रकृतियों की 3 आयु को छोड़कर पुण्य प्रकृतियों की भी अधिक स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति कम ही होनी चाहिए। ज्यादा स्थिति होगी इसका मतलब क्या है कि वो हमको संसार में ज्यादा दिन तक रोक के रख रही है। स्थिति का मतलब है वो टाइम, कितने टाइम के लिए बंधा है। तो जितने टाइम के लिए कर्म बंधा हुआ है वो हमको संसार में रोक के रखता है। तो स्थिति बंध, देखिए 4 प्रकार के बंध हमने पढ़े हुए हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। उसमें से जो स्थिति बंध है उसकी बात यहाँ चल रही है। स्थिति का मतलब है कर्मों का हमारे साथ रहने का टाइम, उसका नाम है स्थिति बंध। तो चाहे पुण्य प्रकृतियां हो चाहे पाप प्रकृतियां हो, स्थिति बंध ज्यादा होना अच्छा नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्थिति बंध अपसरण होता है। ये गुणस्थान में विशुद्धता अनंत गुणी जब बढ़ रही है तो कर्मों की स्थिति ज्यादा बननी चाहिए कि कम बननी चाहिए, तो कर्मों की स्थिति कम कम बनती जाती है। और कैसे कि पहले समय में जितनी स्थिति बंधी अगले समय में और कम बंधेगी, उससे अगले समय में और कम बंधेगी। जितनी जितनी कर्मों की, अलग अलग कर्मों की जो जो स्थितियां बंध रही है वो हर समय कम 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 होते हुए बंधती है। इसका नाम है स्थिति बंधापसरण। ठीक है, अभी इतना समझिए, उसमें बातें तो बहुत है, पर खाली स्थिति बंध और उसका अपसरण। अपसरण का मतलब है कम होते जाना, घटते जाना, और स्थिति बंध का मतलब है वो जो जितने समय के लिए हमारे साथ बंध रहा है। तो ज्यादा लंबे समय तक कर्म बंधना वो अच्छा नहीं होता, तो यहाँ वो कम हो रहा है। फिर आगे है प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना बढ़ता है। जो प्रशस्त प्रकृतियां का मतलब है पुण्य प्रकृतियां। पुण्य रूप प्रकृतियां हमने पढ़ी हैं, 148 में से कितनी पुण्य रूप है, कितनी पाप रूप है, कितनी प्रशस्त हैं, कितनी अप्रशस्त हैं। बोलिए सुलोचना भाभी, बताइए कितनी प्रकृतियां प्रशस्त हैं। नहीं है याद, किसको ध्यान में है? निशांति, नहीं है ध्यान। हाँ बोलो प्रीति, प्रीति बोलो। 100 पुण्य रूप होती है शायद, और नहीं, बोलो स्वयं प्रभा, बोलो स्वयं प्रभा, बोलो। पुण्य रूप होती है। आवाज समझ में नहीं आ रही। 93 नहीं नहीं, 93 नहीं, गलत गलत गलत। नहीं, चलिए मैं ही बता देती हूँ, म्यूट हो जाइए सभी। देखिए 148 टोटल हैं, लेकिन जब प्रशस्त अप्रशस्त का विभाग करते हैं, वो प्रीति थोड़ा कंफ्यूज हो गई, संख्या उसकी ठीक थी। 100 तो है पाप रूप और 68 है पुण्य रूप, टोटल होती है 148। अब उसमें से 100 और 68 ये दोनों मिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 168। तो 20 जो प्रकृतियां हैं वो दोनों में जुड़ती हैं, पुण्य में भी जुड़ती हैं और पाप में भी जुड़ती हैं, इसलिए वो 168 हो जाती हैं। तो टोटल कर्म की प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। तो जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग, अनुभाग का मतलब है कि वो फल जो देंगी, वो उनकी फल देने की शक्ति वो हर समय बढ़ती है। हमें क्या चाहिए? पुण्य का फल तो हमें खूब मिले, ऐसा ही हम चाहते हैं ना, पुण्य का फल तो खूब मिले। और पाप का फल, जैसे कोई हम गलती कर दें तो सजा कितनी चाहते हैं, गलती की सजा कितनी चाहते हैं। और कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करें तो उसका रिवॉर्ड कितना चाहते हैं,
वो बहुत ज्यादा उन मिलना चाहिए और गलती की सजा कम मिलनी चाहिए। वही चीज यहाँ आ रही है कि गलती और सजा वाली बात नहीं है, लेकिन जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं, क्योंकि वहां परिणाम प्रति समय विशुद्ध विशुद्ध हो रहे हैं, इसलिए पुण्य प्रकृतियों में फल देने की शक्ति वो अनंत गुना बढ़ती जाती है, और पाप प्रकृतियों में उनके फल देने की जो शक्ति है वो हर समय घटती 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 जाती है। फल देने की शक्ति को जैसे अभी हमने समझा था घातिया कर्मों में, जो उनकी वो देखी थी ना हमने, 4 टाइप के उनके थे, अस्थि, शैल, अस्थि, लता और दारू और लता, इस टाइप से। तो ऐसे ही अघातिया कर्मों में भी पुण्य पाप प्रकृतियों में इस टाइप से उनमें उदाहरण आते हैं, कैसा फल देंगे, नीम जैसा, कांजी जैसा, विष जैसा और हलाहल जैसा, ये पाप प्रकृतियों के अनुभाग हैं। और गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये पुण्य प्रकृतियों के उदाहरण हैं। पढ़ेंगे हम बाद में कभी, पर इतना समझ लीजिए कि पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग मतलब उनके फल देने की पावर, वो हर समय बढ़ती जा रही है, और पाप प्रकृतियों के फल देने की पावर हर समय कम होती जा रही है। ये काम कहाँ हो रहा है? ये चारों काम 7वें गुणस्थान में जो सातिशय अप्रमत्त वाला भाग है उसमें ये काम होते हैं, क्योंकि अब आगे जाके श्रेणी चढ़नी है, तो श्रेणी चढ़ने के लिए ये सारे काम, इतनी विशुद्धता होना आवश्यक है, इसलिए वो सातिशय अप्रमत्त दशा में ये काम होते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए आप लोग। अब गमनागमन तो अभी देखते हैं, पूछना किसी को? हाँ बोलो स्वयं प्रभा। चार हो गई, एक तो समय समय पे आत्मा की अनंत विशुद्धि होती है, फिर स्थिति बल का अपसरण होता है। हाँ, प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ जाता है, और तो क्या बात है? और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना घटता जाता है। बोलो स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा पूछ रही हो कुछ? नहीं। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो हम थोड़ा सा पहले गुणस्थान की चर्चा करते हैं गमनागमन के संबंध में। आप लोग ही बताएंगे उसके संबंध में। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। सभी रेडी रहेंगे, मैं जिनका नाम बोलूंगी वो फटाफट फटाफट जवाब देंगे। मिथ्यात्व गुणस्थान से नीचे कहीं जा सकते हैं क्या? बोलो अर्पणा। अर्पणा, मिथ्यात्व गुणस्थान से नीचे कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं मैम, नीचे को जगह ही नहीं है, तो नीचे तो जा ही नहीं सकते। देखिए गमनागमन में क्या है, हम देखेंगे गमन का मतलब है उस गुणस्थान से कहाँ जा सकते हैं, और जाने के रास्ता ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। और आगमन का मतलब है उस गुणस्थान में कहाँ से आ सकते हैं, तो आने का रास्ता भी ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, दोनों जगह से हो सकता है। गुणस्थान समझ लीजिए जिसकी भी बात कर रहे हैं हम, वो यहाँ है। अब इस गुणस्थान में कहाँ से आ सकते हैं ऊपर और नीचे से, और कहाँ जा सकते हैं ऊपर और नीचे। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में नीचे का तो कोई रास्ता ही नहीं है, ना आने का ना जाने का। अब मिथ्यात्व गुणस्थान में पहले जाना देखते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे में जा सकते हैं क्या? बोलो अर्पणा। मिथ्यात्व गुणस्थान से दूसरे में? मैम सीधा चौथे में ही जाएंगे। मैं तो अभी दूसरे में जा सकते हैं या नहीं ये पूछ रही हूँ। नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, मिथ्यात्व गुणस्थान में से दूसरे में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दूसरा गुणस्थान चढ़ते समय नहीं आता है। चलिए, तो मिथ्यात्व गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में जा सकते हैं क्या? मीना चाची, मीना चाची, मिथ्यात्व से तीसरे गुणस्थान में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। किसी को और कुछ कहना है? बोलिए आंटी, बोलिए मनोरमा आंटी। मनोरमा आंटी बताइए, मिथ्यात्व गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में जा सकते हैं या नहीं? नहीं, चौथे में स्थान भी जा सकते। चौथे में। भाभी आपको कुछ कहना है? आ सकते हैं अगर हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्यात्व गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में जा सकता है।
साधी मिथ्या दृष्टि के पास वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो चुके हैं। बहुत सारे लोग म्यूट हो जाइए आप लोग। देखिए हम पहला गुणस्थान कर लेते हैं जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं ही बता देती हूँ भी आपको। मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर ही जाना है, तो ऊपर दूसरे में नहीं जा सकते, लेकिन तीसरे में जाने की पॉसिबिलिटी है। जो साधी मिथ्या दृष्टि जीव है वो तीसरे में जा सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीसरे में नहीं जाएगा मिथ्यात्व से, लेकिन साधी मिथ्या दृष्टि जीव है वो पहले से तीसरे में जा सकता है। पहले से चौथे में जा सकते हैं, वो तो जा ही सकते हैं, पता ही है, पहले से चौथे में तो जाना ही है, तो पहले से चौथे में जा सकते हैं। तो अभी जाने के कौन कौन से हो गए? तीसरा, चौथा। पहले से पांचवे में जा सकते हैं क्या? पहले गुणस्थान से पांचवे गुणस्थान में जा सकते हैं, लेकिन कौन जाएगा पहले गुणस्थान से पांचवे गुणस्थान में? जो बाहर में जिसने देश व्रत लिए हुए हों, जो जिसने बाहर में अणुव्रत लिए हुए हों, बाहर में जिसकी व्रती दशा हो, ऐसा जीव पहले गुणस्थान से सीधे पांचवे गुणस्थान में जा सकता है। पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान में जा सकते हैं क्या? बोली शिमला भाभी, पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान में जा सकते हैं या नहीं? पहले से छठे में जा सकते हैं। नीलम भाभी आप म्यूट हो जाइए। नीलम भाभी हाँ जा सकते हैं। पहले से छठे में नहीं जा सकते, हमने कल भी पढ़ा था। जैसे दूसरा गुणस्थान गिरते समय आता है, चढ़ते समय नहीं आता, वैसे ही छठा गुणस्थान भी सातवें से उतरते समय आता है, चढ़ते समय नहीं आता। चढ़ के छठे गुणस्थान में नहीं जाना होता है, इसलिए पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान में नहीं जा सकते। तो फिर पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं क्या? कि जा सकते हैं। कौन जाएगा? कि जो बाहर में द्रव्य लिंगी मुनि, यानी बाहर में नग्न दिगंबर दशा जिसने धारण की होगी, वही जीव पहले से सातवें में जा सकता है। हम जैसे जीव घर गृहस्थी कपड़े लत्ते वाले परिग्रह वाले, और हम सोचे हम शुद्धोपयोग में बैठ रहे हैं आत्मा का ध्यान करने, और पहले से सीधे सातवें में चले जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से अभी हमने केवल गमन देखा है, यानी आवाज नहीं आ रही ढंग से। आप लोग म्यूट होइए, जो लोग भी अनम्यूट हैं सब म्यूट करिए। नीलम भाभी म्यूट करिए। हाँ देखिए, तीसरे में जाने के लिए सम्यक प्रकृति नाम की एक सम्यक मिथ्यात्व नाम की एक प्रकृति है, वो प्रकृति का उदय चाहिए। अभी हमने उदय देखे थे, तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होना चाहिए, और वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बंधती नहीं है। तो वो कैसे प्राप्त होती है? कि जब पहली बार यानी प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, औपशमिक सम्यक तो जब होता है, तब इस मिथ्यात्व की एक प्रकृति, एक पहाड़ है, उस एक पहाड़ के 3 टुकड़े उस समय होते हैं। तो जो जीव एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उस जीव के पास ही सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता होती है। तो इसलिए जो जीव एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया और फिर वापस मिथ्यात्व में आ गया, उसे कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे सादी मिथ्या दृष्टि के पास ही ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता होती है, और जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता होती है तो वो पहले से तीसरे गुणस्थान में भी आ सकता है। ऐसा। चलिए अपना समय हो गया है, बस अपना समय शॉर्ट में हम देखें तो पहले से जाने के लिए हम देखें तो पहले से 7 गुणस्थान में जा सकते हैं, दूसरे और छठे को छोड़कर। दूसरे और छठे को छोड़कर ऊपर के यानी तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, ऐसे इन गुणस्थानों में जा सकते हैं। ये गमन की बात हुई है। ऐसे आगमन की चर्चा अब अपन कल करेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा देख के आना, सोच के आना, तो अपन यानी आपस में एक्सरसाइज करेंगे तो पक्का होता है उससे। चलिए, जय जिनेंद्र।